हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय सरल रेखा में गति अर्थात मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पार्ट 1 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि गति क्या होती है, गति के क्या कितने कितने प्रकार होते हैं और गति से संबंधित कुछ टर्म्स, कुछ परिभाषाएं होती हैं। आज हम उनको समझने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि इस अध्याय का नाम है सरल रेखा में गति, तो उससे संबंधित कुछ छोटे छोटे टर्म्स को हमारे लिए समझना ज़रूरी है, ताकि हमें वो अच्छे से आगे चीज़ें समझ आएँ। तो सबसे पहले गति को समझने से पहले हम समझेंगे विराम अवस्था अर्थात रेस्ट पोज़ीशन किसे कहते हैं। तो विराम अवस्था किसे कहते हैं? जैसे अगर मैं समय परिवर्तित हो रहा है, लेकिन मैं इसी जगह पर बैठी हुई हूँ और अपनी समय के साथ-साथ अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर रही हूँ। जैसे अगर मैं 2 बजे भी यहीं पर थी और 1 घंटा बीत गया, 3 बजे भी मैं यहीं पर बैठी हूँ, तो समय बदला, लेकिन मैंने अपनी स्थिति में कोई चेंज नहीं किया। इसका मतलब है समय के साथ जब कोई अपनी वस्तु स्थिति को चेंज नहीं करती है, तो उसको कहते हैं हम विराम अवस्था, उस अवस्था को कहते हैं। जैसे मैंने आपको अपना एग्ज़ाम्पल दिया, या हम ले सकते हैं जैसे किसी जगह पर रखा पत्थर। अगर उस पत्थर पर मैं कोई भी फ़ोर्स ना लगाऊँ या किसी भी बाह्य कारक द्वारा वो इधर से उधर ना खिसकाया जाए, तो वो हमेशा उसी जगह पर रहेगा। पर टाइम तो बदलेगा, टाइम को तो आप रोक नहीं सकते हैं। तो इसीलिए उसकी अवस्था को आप कहते हैं विराम अवस्था। अब आप गति को समझ सकते हैं। गति यानी कि मोशन। डे टू डे लाइफ़ में हम बहुत सुनते हैं कि आप तो मोशन में थे, आप बहुत गति में थे। तो उस गति का मतलब क्या होता है? जैसे विराम अवस्था थी, जब वस्तु अपनी स्थिति को नहीं बदलती है समय के साथ, तो उसको विराम अवस्था कहते हैं। गति है होती है जब समय के साथ वस्तु अपनी स्थिति को बदलती है, उसको हम गति कहते हैं। ठीक है? जैसे गति के कुछ एग्ज़ाम्पल भी होते हैं, इन एग्ज़ाम्पल्स को आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आगे भी मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊँगी। जैसे किसी व्यक्ति का सीधी रेखा में चलना, तो अगर वस व्यक्ति सीधी रेखा में चलता रहता है, यानी कि समय के अनुसार वो बदल रहा है अपनी स्थिति और चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं, जैसे कोई सीधे फुटपाथ पर चल रहा है, उसको हम सीधी रेखा में। वैसे सीधी रेखा में चलने का मतलब थोड़ा और भी थोड़ा वास्ट मीनिंग उसका होता है, थोड़ा बड़ा विस्तृत मतलब उसका होता है, लेकिन उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए। और फर्श पर चलती हुई चींटी, आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज, ये सारे के सारे गति के एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि वो समय के अनुसार अपनी स्थिति को चेंज कर रहे हैं। इनको आप ध्यान रखेंगे, इन एग्ज़ाम्पल्स को। अब एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि ये कई बार आपके क्वेश्चन्स में वर्ड यूज़ होता है, बिंदुवत वस्तु की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, हम उसको समझते हैं। बिंदुवत वस्तु का मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई वस्तु बिंदु की तरह है। बिंदुवत वस्तु का मतलब होता है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप देते हैं कि जब किसी भी वस्तु का जो आकार होता है, हम उसको नगण्य मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, किसी दूसरी वस्तु या किसी दूसरी भौतिक राशि की तुलना में। जैसे मैं इसका आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब आप बड़ी व छोटी वस्तुओं का विचार करेंगे, उनकी तुलना करेंगे, इसका एग्ज़ाम्पल है, जैसे एक रेलगाड़ी है। अगर वो रेलगाड़ी जितनी भी चाहे वो लंबाई की हो, अगर वो हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उस हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करने में उसकी जो लंबाई होगी, वो बहुत छोटी प्रतीत होती है उसके द्वारा तय की गई दूरी से। तो हमने किन-किन का, एक तो उसकी लंबाई का और उसके द्वारा तय की गई दूरी की जब तुलना की, तो हमने पाया कि उसकी जो दु लंबाई थी उस रेलगाड़ी की, वो बहुत छोटी थी। किसकी तुलना में? उसके द्वारा तय की गई लंबाई की या दूरी की तुलना में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि उसकी लंबाई बहुत छोटी थी, उसकी तुलना में जो उसने दूरी तय की, इसीलिए उसका आकार नगण्य था और उसको हम बिंदुवत वस्तु मान सकते हैं। जब बिंदुवत वस्तु ज़रूरी नहीं है कि आप एक छोटी-सी चीज़ को ही मानें। आप जब ये डिपेंड करता है कि आप किन 2 वस्तुओं की तुलना कर रहे हैं, किन 2 भौतिक राशियों की तुलना कर रहे हैं। उसके आधार पर आप बिंदुवत वस्तु मानेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब हम गति के प्रकार समझते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, क्योंकि इस चैप्टर का पूरा जो नाम है वो सरल रेखा में गति है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि गति के कुछ प्रकार होते हैं, गति अलग-अलग टाइप की भी होती है। सबसे पहले जो हमारे पास गति का प्रकार है वो है एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। ये आपने वन डायमेंशनल मैथ्स में बहुत सुना होगा कि वन डायमेंशनल फिगर है ये। तो ये सब चीज़ें आपने वहाँ पे देखी होंगी। तो जब वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करे, सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, यानी कि जब कोई व्यक्ति या सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, तो हम उसके लिए केवल एक ही चर की ज़रूरत होती है। या तो हमें x की ज़रूरत है, या तो मैं y ले सकती हूँ, या तो z।
तो किसी भी चर की ज़रूरत हो पर एक ही चर की ज़रूरत होती है, तो हम उसे एकविमीय गति कहते हैं। एकविमीय गति का एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको सबसे पहले गति वाले एग्ज़ाम्पल्स में दिया था, किसी व्यक्ति का सीधी रेखा में चलना। अब वो सीधी रेखा ऐसे भी हो सकती है, जैसे हम ग्राफ में आगे देखेंगे तो ग्राफ में हम सीधी रेखा इसको भी कह सकते हैं। मैं जैसे आपको एग्ज़ाम्पल ऐसे दे रही हूँ, तो उसको भी आप मान सकते हैं, ठीक है? और इसी एकविमीय गति को आप कहते हैं सरल रेखीय गति, जो इस अध्याय का नाम भी है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए ये चीज़ समझाई जा रही है यहाँ पे। अब दूसरी तरह की गति होती है द्विविमीय गति। यानी कि टू डायमेंशनल मोशन। तो जब कोई वस्तु एक समतल पर गति करे, अब समतल पर गति करने का मतलब है, जैसे आप ग्राफ में जब दिखाते हैं तो आपको एक एक्स एक्सिस चाहिए होती है और एक वाई, किसी भी बिंदु दिखाने के लिए। अब ये किसी वस्तु की स्थिति हो सकती है कि आप पहले एक्स पे चले, फिर वाई पे चले, फिर आप उस बिंदु पर पहुंचे। तो इस प्रकार की गति को आप द्विविमीय गति कहते हैं, और ये पूरा एक समतल बन जाता है, इसीलिए आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये एक समतल पर गति करेगी। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है फर्श पर चलती हुई चींटी, जो मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था। चींटी ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे रेंगते हुए, तो उसके लिए हमें एक्स की भी जरूरत होती है, वाई चर की भी जरूरत होती है। अब तीसरी जो गति है वो त्रिविमीय गति है। त्रिविमीय गति का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल मोशन, जहाँ पे आपको तीन चरों की जरूरत होती है उस वस्तु की गति को दिखाने के लिए। जैसे जब कोई वस्तु मुक्त आकाश में गति करे, जैसे इसका एग्जाम्पल है आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज। अब हवाई जहाज की गति को जब आप बताएंगे तो आपको एक्स की भी चाहिए, वाई की भी चाहिए, और क्योंकि वो ऐसे उड़ रहा है तो आपको जेड एक्सिस भी चाहिए, जैसे आप मैथ्स में सीखते हैं। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरी तीनों की तीनों एक्सिस चाहिए, तो वो चीज़ होती है यहाँ पे। बस आपको इतना याद रखना है इस गति में, बाकी हम विस्तार से आगे आगे पढ़ते जाएंगे। पर फिलहाल इस जो अध्याय में आपको इस गति के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि अब हमारा पूरा फोकस सरल रेखा में गति में होगा। अब गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं या टर्म्स में मेरे पास पहले आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सोचिए। जब कोई भी व्यक्ति गति करता है तो गति करते समय उस व्यक्ति का समय के साथ साथ क्या चीजें होती हैं जो उसके लिए परिवर्तित होती हैं। थोड़ा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए। तो जब कोई भी व्यक्ति बस गति करता है तो समय के साथ साथ उसके लिए कुछ चीज़ें परिवर्तित होती हैं, और उनमें सबसे पहला शायद आपने सोचा होगा कि दूरी परिवर्तित होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब समय के साथ यहाँ पे था फिर कहीं और पे चला गया तो दूरी उसके द्वारा तय किया गया जो दूरी थी वो चेंज हो। लेकिन कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो चेंज होती है, यानी कि स्पीड से वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं, तो उनको समझते हैं हम सबसे पहले। सबसे पहला जो टर्म है आपके पास है वो है दूरी, डिस्टेंस। तो किसी वस्तु द्वारा या व्यक्ति द्वारा तय किए गए मार्ग की जो लंबाई होती है हम उसको दूरी कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकती एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तय की गई दूरी, क्योंकि मैं दूरी को परिभाषित करी। तो जो लंबाई होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, उसको कहते हैं हम दूरी। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, जो हम एसआई मात्रक पद्धति वाले में भी पढ़ चुके हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर है, और दूरी भी एक तरीके की लंबाई है तो मीटर। दूरी कैसी राशि है? एक अदिश या सदिश। सदिश राशियां वो होती है जिनको दिखाने के लिए हमें परिमाण, दिशा दोनों की जरूरत होती है, लेकिन दूरी को दिखाने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं है, तो ये एक अदिश राशि हो गई। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हम दूरी को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि कोई ए से सी तक गया, तो उसने कितनी दूरी तय की, कैसे कैसे गया होगा? ए से पहले बी और बी से फिर सी, तो ए बी प्लस बी सी उसने कुल दूरी तय की होगी इसमें। अब हम समझते हैं विस्थापन। ये थोड़ा नया टर्म है, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए हम इस का हेल्प लेते हैं, इस डायग्राम की। जैसे कोई व्यक्ति ए से सी तक गया, तो उसने ए से बी और फिर वो बी से सी तक गया, तो ये तो हमारे पास दूरी भी है कि वो ए से बी गया फिर बी से सी 7 किलोमीटर चला। लेकिन जो विस्थापन होता है, विस्थापन का मतलब होता है कि जहाँ से वो गया, यानी कि प्रारंभिक पॉइंट, और जहाँ तक वो गया अंतिम पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है दिशा सहित, वो न्यूनतम दूरी। अब जैसे इस ए ये प्रारंभिक था, ये सी, तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ये है। तो ये जो न्यूनतम दूरी है, यही हमारे पास विस्थापन है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो ये विस्थापन होता है, और यही दूरी और विस्थापन में सबसे बड़ा अंतर होता है। इसको कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। अब देखिए, विस्थापन का मात्रक भी मीटर हो जाएगा। अब विस्थापन में मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है दिशा सहित। जब मैं आपको सदिश वाला चैप्टर बताऊंगी तो कैसी दिशा देखनी है वो भी हम सीखेंगे।
जब हम आगे सदिश अदिश राशियाँ पढ़ेंगे। तो विस्थापन का मात्रक मीटर और ये एक सदिश राशि है। अब कैसे हम इस AC को निकालेंगे, वो हम देखते हैं। तो जैसे A से B, B से C वो इंसान गया था, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ। तो विस्थापन हमारे पास AC कितना हुआ ये हम देखेंगे। तो विस्थापन आप कैसे, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे ये बन रहा है और समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय हमारी लग जाती है। तो हम AC को उस तरीके से निकालेंगे। तो अंडर रूट, क्योंकि ये कर्ण है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमने किया। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो हमने मैथ्स में भी किया होता है, तो हमारे पास 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो अब आप ये देखिए न्यूनतम दूरी थी जो इस टोटल 7 किलोमीटर आ रहा था, उससे न्यून थी यानी कम थी। तो ये हमारी न्यूनतम दूरी है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, यही इसमें डिफरेंस होता है। अब हम इनके थोड़े जो छोटे छोटे डिफरेंस है उनको समझ लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो पहला अंतर तो इनकी परिभाषा का है कि ये टोटल दूर जो लंबाई हमने तय की होगी और ये न्यूनतम दूरी है। और ये एक अदिश राशि होती है, ये कौन सी राशि होती है, सदिश। और एक तो इनका मात्रक तो दोनों के सेम है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर करती है दूरी और विस्थापन नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी व्यक्ति है वो इस तरीके से किसी पथ पर जाता है, ऐसे यहाँ ए से चलता है और यहाँ से बी तक पहुँचता है, तो वो इस स्पाइरल से होते हुए जाता है। तो यहाँ से जाने में, यहाँ तक बी तक पहुँचने में, ये जो पूरे रास्ते की जो लंबाई तय की गई होगी, अब रास्ता थोड़ा ऐसे है पर ऐसे रहा होगा वो, जैसे ग्राउंड में रहते हैं ना, ऐसे से करके, ऐसे नहीं ना, जैसा भी था, तो वो इसका मतलब दूरी इस पूरे आकृति पर निर्भर कर रही है। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूँ, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो मैं ऐसे भी ले सकती हूँ, ऐसे ही ले, ऐसे होगी, घुमावदार नहीं हो, तो वो दूरी, वो न्यूनतम दूरी विस्थापन है। तो ये पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर ही नहीं की इन्होंने। विस्थापन ने कहा मैं तो केवल न्यूनतम दूरी लूंगा अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की। तो ये डिफरेंस है, ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि दूरी पथ की आकृति पर निर्भर कर रही है, वो नहीं कर रही है। दूसरी चीज, दूरी हमेशा धनात्मक होगी और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। शून्य कैसे हो सकता है, ऋणात्मक जब हम इसे एक्सिस पर दिखाते हैं तो ये ऋण साइड भी जा सकता है, लेकिन ये धन ही रहेगी हमेशा। शून्य कैसे हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर ए से बी तक गया, ये ए है और बी है, और बी से फिर वापस ए पर आ गया, जब वो ए पर वापस आ गया तो अब अंतिम और प्रारंभिक दोनों बिंदु ही ए हो गया। तो अब उन दोनों के बीच की दूरी क्या हुई, शून्य, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ही है। इसीलिए विस्थापन शून्य भी हो सकता है, जबकि दूरी शून्य नहीं होगी उस स्थिति में, क्योंकि ए से बी फिर बी से सी, तो जितनी दूरी ए बी प्लस बी सी, मतलब ए बी और फिर प्लस बी ए, तो दोनों की दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी। अब एक और चीज है जो दोनों में सेम ही है, कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि विस्थापन से दूरी छोटी होगी, क्योंकि विस्थापन शून्य या ऋणात्मक भी हो सकता है और विस्थापन एक न्यूनतम दूरी है, इसलिए दूरी हमेशा बड़ी होगी विस्थापन की तुलना में। हो सकता है उसके बराबर भी हो, लेकिन छोटी कभी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम एक और नई राशि को सीखते हैं, वो है चाल। आपने सुना होगा, आप कहते हैं वो तू बहुत स्पीड से चल रहा था, मैं तेरा पीछा कर रहा था लेकिन बहुत स्पीड से चल रहा था, या वो कार बहुत स्पीड से चल रही थी। हम डे टू डे लाइफ में ऐसा यूज करते हैं। तो चाल या स्पीड क्या होती है उसको समझते हैं। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे, हमने सबसे पहले पढ़ा दूरी, तो दूरी से हमारे पास चाल आएगा और विस्थापन से हमारे पास वेग आएगा। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो चाल किसे कहते हैं, ये दूरी से रिलेटेड है। तो चाल का मतलब होता है कि आपने एकांक समय में जितनी दूरी तय की, यानी कि समय परिवर्तित होता गया और आपने जितनी दूरी तय की, वो आपके पास चाल है। हाँ, इसको समझाने के लिए हम एकांक समय इसलिए लेते हैं, क्योंकि हम परिभाषित करने के लिए हम क्या ऐसे लेते हैं ना, कि एक मानक मान लेते हैं, तो हम एकांक समय में लिख रहे हैं जितनी दूरी तय की। जैसे 1 सेकंड में आपने कितनी दूरी तय की, तो वो आपकी चाल है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसका मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और चाल की विमा ये तो मैंने आपको निकालनी सिखाई है, ये एल, ये टी, और वो टी ऊपर चल जाएगा तो एल टी माइनस वन ऊपर। अब ये देखिए, चाल एक अदिश राशि क्यों है, क्योंकि दूरी और समय दोनों के दोनों, वैसे समय तो अदिश ही है, उसको तो आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाएं वो बदलता ही है और सेम तरीके से बदलता है। दूरी एक अदिश राशि है, मैंने आपको बताया, तो चाल भी एक अदिश राशि हो जाएगी। अब हम समझते हैं वेग को। वेग और चाल सबको एक सेम ही लगता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वेग हमारा विस्थापन से आता है, तो वेग में हमारे पास डायरेक्शन भी होती है। तो इन दोनों को समझते हैं।
तो वेग किसे कहते हैं? जैसे कोई भी वस्तु है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है और फिर तीसरे पॉइंट पर जाती है, तो उसका समय के साथ विस्थापन चेंज होता है, यानी विस्थापन में परिवर्तन होता है। तो उसकी जो दर होती है, दर से कंफ्यूज मत होइए, दर का मतलब बस ये है कि समय के साथ साथ विस्थापन कितना चेंज हो रहा है, उसको हम वेग कह रहे हैं, वेलोसिटी कह रहे हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, डेल। डेल का मतलब क्या होता है? चेंज। तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा? जैसा चाल का था, ये क्योंकि इसका भी मीटर होता है तो मीटर पर सेकेंड, और वेग की विमा हो जाएगी एल टी माइनस पर। ये तो दोनों की सेम है। बस याद रखना है कि वेग में दिशा भी होगी, और इसीलिए वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, बाकी समय तो एक अदिश राशि है। तो आज इस वीडियो में हमने सबसे पहले समझा था कि विराम अवस्था या रेस्ट पोजीशन किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती, जबकि अगर वो अपनी स्थिति को समय के साथ बदले तो हम उसे गति या मोशन में कहते हैं। फिर हमने गति के प्रकार समझे थे। सबसे पहला, जब वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करे तो उसे क्या कहते हैं? वन डी मोशन। वन डी यानी कि एक डायमेंशन, एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। और अगर वो एक समतल में गति करती है तो उसे टू डी मोशन कहते हैं, यानी द्विविमीय गति। और जब वस्तु मुक्त आकाश में गति करे, तीन चरों की जरूरत हमें पड़े उसको समझाने के लिए, उसकी गति को समझाने के लिए, उसे थ्री डी मोशन कहते हैं, त्रिविमीय गति। और ये सरल रेखा के अनुदिश गति, इसको सरल रेखीय गति भी हम कहते हैं। गति से संबंधित कुछ परिभाषाओं में हमने सबसे पहले दूरी को समझा। तय किया गया मार्ग की जो कुल लंबाई होती है उसको दूरी कहते हैं। मात्रक इसका मीटर, राशि एक ये अदिश राशि होती है। और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को हमने समझा कि अंतिम अंतिम हो और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको आप विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और दिशा भी यहाँ पे मैटर करती है। तो ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। यहाँ पे एक चीज जो नोट करने वाली है, जो इनके बीच का डिफरेंस था, कि दूरी पिंड की आकृति पर निर्भर करती है। जो मैंने आपको स्पाइरल वाला चित्र बनाया था वो एक एग्जाम्पल के लिए था। चित्र या पथ कोई भी हो सकता है, जो वस्तु तय करेगी। और दूरी हमेशा विस्थापन से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, कभी उससे छोटी नहीं होगी। ये भी मैंने आपको बताया था। और विस्थापन हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होगा, इसको भी मैंने आपको समझाया था। और इसी वजह से आपके पास दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है। फिर हमने चाल को समझा कि ये क्या होती है। एकांक समय में चली गई दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, बाकी मात्रक और विमा ये तो आपको निकालनी आती है इसकी अब। और ये एक अदिश राशि है क्योंकि ये दूरी पर डिपेंड करती है। उसके बाद वेग, वेलोसिटी को हमने समझा। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर जो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, और इसका फॉर्मूला था वेग बराबर विस्थापन बटे समय। बाकी मात्रक और विमा और राशि ये एक सदिश राशि थी। ये हम चीज समझ चुके थे। अब अगली वीडियो में हम चाल और वेग में अंतर को समझेंगे। चाल और वेग के कुछ प्रकार होते हैं उसको समझेंगे, और उसी में इससे एक प्रकार है तात्क्षणिक चाल और वेग। तो उन दोनों को समझेंगे और स्थिति समय ग्राफ से तात्क्षणिक वेग निकालना सीखेंगे। तो ये हम अगली कक्षा में सीखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।